हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज हम लोग बीएससी थर्ड ईयर के क्वांटम मैकेनिक्स के चौथे लेक्चर में आ गए हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर है बच्चों, वो हमारे लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस टॉपिक के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा। यानी जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बच्चा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताऊं, या ये क्या इसका मतलब होता है, इस पे मैं अगर डिस्कस करूं तो ध्यान दीजिएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक फोटो और एक इलेक्ट्रिक। तो यहां पर बच्चों फोटो का मतलब क्या होता है, तो फोटो का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों लाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो, लाइट। और इलेक्ट्रिक का मतलब होता है सब रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन। यानी, और इफेक्ट मतलब आप सब लोग जानते हो प्रभाव, यानी ऐसे इफेक्ट जो लाइट के कारण इलेक्ट्रॉन से संबंधित होते हैं। ऐसे प्रभाव जो फोटो यानी लाइट के कारण इलेक्ट्रॉन से संबंधित होते हैं, उन इफेक्ट को, उन प्रभाव को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा प्रभाव है जिसमें कोई भी फिनोमिना किससे रिलेटेड होगा, रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन। और किसके कारण रिलेटेड होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो लाइट के कारण। किसके कारण होगा, लाइट के कारण। यानी लाइट के कारण इलेक्ट्रॉन से जुड़ी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए कि इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की उत्पत्ति कहां से हुई और कैसे हुई। तो देखिए, इस सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, नाम था लेनार्ड। क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों, लेनार्ड नाम था, LENAR और D। ये लेनार्ड ने क्या कहा, व्हाट डज द लेनार्ड से। तो लेनार्ड साहब ने बताया कि जब किसी मेटल के सरफेस पर, यानी जब किसी मेटल के सरफेस पर, ये मेटल है हमारे लिए, ये मान लीजिए किसी मेटल का सरफेस, ये मान लीजिए कोई मेटल है। तो उन्होंने मेरे प्यारे बच्चों क्या बताया, लेनार्ड साहब ने क्या बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, कि जब किसी मेटल के सरफेस पर एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की लाइट, मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी न्यू, तो इन्होंने क्या बताया लेनार्ड ने, ये सब आप जानते हो, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सब आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं। तो देखिए, तो इन्होंने, लेनार्ड साहब ने क्या बताया कि जब एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल के सरफेस को हीट करती है, क्या बोला मैंने, लेनार्ड साहब ने कहा कि जब एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की, और इस निश्चित फ्रीक्वेंसी को उन्होंने नाम दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को किससे लिखते हैं, न्यू नॉट से लिखते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मेरे प्यारे बच्चों किससे लिखते हैं, न्यू नॉट से लिखते हैं। यानी हमारे लेनार्ड साहब ने कहा कि जब किसी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल के सरफेस पर हीट करती है, तो इस मेटल के इलेक्ट्रॉन, ये सब मान लीजिए कि जो गोल गोल मैं बना रहा हूं, ये सब इलेक्ट्रॉन है, सब मोहमाया है। तो जब एक निश्चित फ्रीक्वेंसी के लाइट जब किसी मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाता है। यहां से किसका इजेक्शन हो जाता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाता है। मैंने फिर से बताया आपको, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि लेनार्ड साहब ने कहा कि जब एक निश्चित फ्रीक्वेंसी, यानी जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा गया, तो जब एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल के सरफेस पर हीट करती है, तो इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू हो जाता है। और इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होती है।
इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो इस इफेक्ट को, यानी जब किसी निश्चित फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल के सरफेस को हीट करे और हीट करने के बाद वहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाए, तो इस प्रोसेस को क्या कहा गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया। यानी सबसे पहले किसने बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को? लिनार्ड साहब ने बताया था। तो इस लिनार्ड साहब के द्वारा बताए गए इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइए हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था क्या। आपको मोर और लेस मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि जब एक निश्चित फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ, इसको क्या कहेंगे? मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट required to eject electron from metal surface, eject electron from metal surface, metal surface। समझ में आ रही बात हमारी? यानी ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी कम से कम वह फ्रीक्वेंसी जो किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है, रिक्वायर्ड होती है। उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं बेटा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की अगर बात करूं तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना होना चाहिए कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी व्हिच रिक्वायर्ड टू इजेक्ट ए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। जैसे आपसे मैं कहूं कि इसको उठाना है, अगर मैं इस मार्कर को, मेरे प्यारे बच्चों, रख दूं यहां पर और मैं कहूं कि इस मार्कर को उठाना है, तो इस मार्कर को उठाने के लिए आपको कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इस मार्कर को उठाने के लिए कम से कम जो एनर्जी लगेगी, यानी जिस एनर्जी के कारण ये यहाँ से उठ जाएगा, वही इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। यानी किसी भी मेटल के सरफेस से लाइट को डाला जाए तो उस लाइट की वह फ्रीक्वेंसी, कम से कम वह फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर पड़ने के कारण, पड़ने के बाद, यानी किसी भी लाइट की वह एनर्जी जो एक सरफेस, मेटल के सरफेस पे पड़ने के बाद इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा दे, इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, इस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो आइए हम इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिटेल स्टडी करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बस 2 मिनट ध्यान दीजिए। हाँ तो बच्चों देखें, ध्यान दें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिफिनीशन क्या बताया गया लिनार्ड के द्वारा। लिनार्ड साहब ने क्या बताया कि देखिए, ध्यान दीजिए, when a beam of light with frequency equal to or greater than a particular value। यहां तक की बात समझिए, क्या कहा गया कि जब एक लाइट का बीम, बीम मतलब पुंज कहते हैं, जैसे कोई प्रकाश आती है ना, लाइट आता है ना, तो लाइट हमेशा बीम के रूप में चलता है। तो इन्होंने क्या बताया बच्चों कि जब किसी भी एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी, कैसी फ्रीक्वेंसी? तो इक्वल टू और ग्रेटर देन अ पार्टिकुलर वैल्यू, जिसको पार्टिकुलर वैल्यू को क्या नाम दिया गया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? तो अभी मैंने बताया था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है जो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है। भाई प्यारे बच्चों, तो उन्होंने क्या कहा कि जब एक निश्चित वैल्यू की, एक निश्चित मात्रा की लाइट की बीम, एक निश्चित मात्रा वाली फ्रीक्वेंसी की लाइट की बीम जब किसी मेटल के सरफेस को हीट करती है, किसी मेटल के सरफेस पर आकर स्ट्राइक होती है, तो जैसे ही वो स्ट्राइक होगी, ठीक उसी समय उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। उसी समय मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। कैसे होंगे बच्चों? तो ध्यान दें, देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने ये एक मेटल का
सरफेस लिया प्यारे बच्चों, ये हमने एक मेटल का सरफेस ले लिया, ये हमारे लिए एक मेटल का सरफेस है, एक मेटल है, मान लीजिए कोई भी एक मेटल है, और इस मेटल के सरफेस पे मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या किया कि एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की लाइट की बीम को इस पे डाला, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की लाइट की बीम को डाला, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली लाइट के बीम को यहां पर डाला। तो जब इस लाइट के बीम को यहां डालेंगे बच्चों, जैसे ही इसको लाइट के बीम को यहां डालेंगे और ये आ करके इसके सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, तो स्ट्राइक करते ही यहां से इलेक्ट्रॉन का मेरे प्यारे बच्चों इजेक्शन हो जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाएगा, तुरंत यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। मान लीजिए कि हमने यहां से जो फ्रीक्वेंसी दी है लाइट की, इस लाइट के फ्रीक्वेंसी, इस निश्चित फ्रीक्वेंसी की लाइट की एनर्जी कितनी बताई गई थी आपको, पिछला लेक्चर आप लोग देखेंगे तो वहां पर बताया था मैंने कि किसी भी लाइट के अंदर एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट होते हैं और हर पैकेट की एनर्जी होती है h न्यू। ये मैंने बताया था किसके द्वारा, प्लैंक के क्वांटम थ्योरी के द्वारा मैंने बताया था, प्लैंक क्वांटम थ्योरी में इसको आपको मैंने समझाया था। तो यहां पर क्या हुआ, मान लीजिए कि आने वाली जो बीम है लाइट की, इस लाइट के बीम की एनर्जी है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी एनर्जी है E बराबर h न्यू, E बराबर h न्यू इसकी एनर्जी है, यानी जो बीम हमने डाला है लाइट का, इस लाइट के बीम की एनर्जी h न्यू है। ठीक, अब इसने क्या किया कि इसने यहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा दिया। तो एक बात देखिए, यहां पर आप समझिएगा कि जैसे ही ये लाइट पड़ती है और यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी लाइट के पड़ने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई भी समयांतराल नहीं होता। कोई भी समयांतराल नहीं होने का क्या कांसेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, कि जैसे ही लाइट पड़ी वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल पड़ा, जैसे ही स्विच दबाते हो लाइट जल जाती है, ठीक वैसे ही जैसे ही लाइट की बीम पड़ी वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब देखिए, ये पूरी की पूरी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च नहीं होती है। ये जो एनर्जी है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एनर्जी है ये दो भाग में बढ़ती है। कितने भाग में बढ़ती है? दो भाग में। पहला किस में बढ़ती है? तो पहला इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च होती है। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालने में जो एनर्जी खर्च हुई मेरे प्यारे बच्चों, वो E डैश थी, और वो E डैश एनर्जी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, वो E डैश एनर्जी कितनी थी? तो प्लैंक कांस्टेंट तो रहेगा H, और जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी न्यू नॉट, यानी H न्यू नॉट जो एनर्जी थी वो इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो गई। यानी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो H न्यू एनर्जी की रेडिएशन हमने इस पे फॉल कराया, स्ट्राइक कराया, ये एनर्जी की रेडिएशन जैसे ही पड़ी वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल गया। यानी इलेक्ट्रॉन के निकलने में और लाइट के पड़ने में कोई समय अंतराल नहीं है। जैसे ही लाइट पड़ी इलेक्ट्रॉन निकल गया, और चूंकि जो एनर्जी हमने दिया था वो सारा का सारा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में ही नहीं खर्च होता है, कुछ मात्रा में एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च होती है। अब बाकी की जो एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन को मेरे प्यारे बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देती है, यानी इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देता है। कि क्या प्रोवाइड कर देती है मेरे प्यारे बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। और आप सबको पता है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? तो 1/2 mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 12 mv²। और एक चीज और देखिए, दूसरा चीज, इस यहां से इलेक्ट्रॉन के निकलने का प्रोसेस, यहां से इलेक्ट्रॉन के निकलने का प्रोसेस, यानी यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पे डिपेंड करती है? तो लाइट के इंटेंसिटी पर। देखिए एक चीज मैं बताऊं यहां पर कि नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड मतलब निकले, तो जो इलेक्ट्रॉन मेरे प्यारे बच्चों निकले वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करेंगे। यानी जितनी इंटेंस लाइट, जितनी तीव्र प्रकाश, जितनी तेज प्रकाश होगी, चटक प्रकाश होगी, इलेक्ट्रॉन उतने अधिक निकलेंगे। समझ में आ रही बात हमारी? यानी जितने अधिक स्ट्रेंथ या लाइट की इंटेंसिटी जितनी अधिक होगी मेरे प्यारे बच्चों, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की नंबर, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी अधिक होगी। जैसे आप लोग सोलर पैनल में देखते होंगे कि सोलर पैनल में जब सूर्य का प्रकाश तेज होता है तो आपके घर में रखा हुआ इलेक्ट्रिक गैजेट तेज चलता है। सुबह के समय और शाम के समय वो गैजेट धीमा हो जाता है। क्यों? क्योंकि निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है। ये क्लियर हुआ? और देखिए यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, यहां से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन कितना तेज चलेगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन कितना तेज चलेगा। यानी पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या कहता बच्चों कि नंबर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? तो फ्रीक्वेंसी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरे प्यारे बच्चों? फ्रीक्वेंसी के, यानी न्यू के। यानी जितनी अधिक लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी अधिक लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी उतनी अधिक होगी। दो चीजें आपको समझ में आई? यानी पहला मैंने क्या बताया कि इस लाइट के पड़ते ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन के लाइट के पड़ने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई समय अंतराल नहीं होगा, यानी कोई टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही लाइट पड़ी वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला। जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसे करूं आपके आंख के सामने, तो आपकी आंखें तुरंत बंद होंगी, यानी जैसे ही उंगली आई वैसे ही आंख बंद हो गई। कोई यहां पर टाइम लगा? नहीं लगा। ठीक वैसे ही जैसे ही लाइट आती है इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलता है। और निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पे डिपेंड करती है? लाइट के इंटेंसिटी पर। किस पे डिपेंड करती है बच्चों? लाइट के इंटेंसिटी पर। यानी जितनी तीव्र प्रकाश, जितनी तेज प्रकाश होगी, इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा निकलेंगे। और इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड होगी, यानी इलेक्ट्रॉन कितना तेज चल रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के चलने वाली जो टेंडेंसी होगी, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी। यानी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की, ये न्यू की वैल्यू ज्यादा रखेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। क्योंकि ये तो फिक्स होगा, ये तो फिक्स होगा कि ये चीनिंग नॉट पर निकल रहा है, तो ये ज्यादा होगा, ये फिक्स है, तो ये तो अपने काम भर कर लेगा। लेकिन बाकी की जो बची एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में। तो ज्यादा इंटेंसिटी का लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और ज्यादा इंटेंसिटी का लेंगे तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। अब देखिए इस चीज पर, इस मेटल के सरफेस पर, जब इन सभी चीजों का अध्ययन मेरे प्यारे बच्चों हमारे आइंस्टीन साहब ने किया, तो उन्होंने कहा कि चूंकि एनर्जी इज कंजर्व, उन्होंने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लिखिए, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कंजर्वेशन का क्या लॉ होता है मेरे प्यारे बच्चों? जरा कमेंट करके बताइए, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए तो कि व्हाट इज द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के कंजर्वेशन का क्या लॉ होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी किसी भी प्रोसेस में एनर्जी कांस्टेंट रहती है। यानी क्या कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि E बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी E बराबर क्या होगा? E डैश, या इसको E डैश को किसी किताब में मेरे प्यारे बच्चों वर्क फंक्शन भी लिखा हुआ है, वर्क फंक्शन भी लिखा हुआ है जिसको W से लिखते हैं।
अब पूछा जाएगा कि व्हाट इज वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये वर्क फंक्शन क्या होता है, W को हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, वर्क फंक्शन। व्हाट इज वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है वो क्या कहलाता है, वर्क फंक्शन कहलाता है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या होगा कि E बराबर क्या होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना तो नष्ट की जा सकती है, पूरी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो एनर्जी कांस्टेंट तो क्या कह सकते हैं कि E बराबर W प्लस के, ये लिख सकते हैं E बराबर W प्लस के, जहां पर E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटॉन, W वर्क फंक्शन और के काइनेटिक एनर्जी। इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं। E बराबर W प्लस के, E बराबर W प्लस के। तो यहां से इस एनर्जी के कंजर्वेशन के लॉ से ये पहला इक्वेशन है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी हमने दिया फोटॉन की एनर्जी, वो मेरे प्यारे बच्चों फोटॉन की एनर्जी कितने भाग में बट गई, तो दो भाग में। एक वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है उसमें हुई, और बची एनर्जी किसमें चली गई, उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराने में खर्च हो गई। मेरे प्यारे बच्चों यहां तक की बातें आपको क्लियर हो रही हैं। तो देखिए आगे की चीजें, इसको मैं मिटा रहा हूं, तो देखो मैं इसको मिटा दूं। देखिए ये है बीम मैम ऑफ लाइट और ग्रेटर देन। इसको आप लोग, मैं थोड़ा यहां से साइड हो जा रहा हूं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटाइएगा। फिर मैंने अब इसको मिटा दिया है। अब हमको क्या मिला है कि यहां से हमको क्या मिला है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां से हमको मिला E बराबर W प्लस के। ये तो आपको पता है, जहां पर मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों E क्या है, E है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, और W क्या है, वर्क फंक्शन, और के क्या है मेरे प्यारे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, यानी E बराबर W प्लस के। तो E बराबर W प्लस के से हमको क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, मिटा दो इसको, हाँ मिटा दिया, मिटा ही दिए है ना। देखिए E बराबर W प्लस के, तो E क्या, E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो दिस इंप्लाइज दैट कि E की वैल्यू कितनी है, तो E की वैल्यू है h न्यू, जहां पर h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और बराबर W की वैल्यू कितनी है, h न्यू नॉट, और प्लस के की वैल्यू कितनी होती है, हाफ mv स्क्वायर। ये होगा यानी h न्यू इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, बच्चों, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, बोलिए फटाफट बोलिए तो यहां पर इसको इधर ले जाएंगे तो h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ये मिलेगा ना। हमने इसको इधर किया, इसको इधर किया, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, ये माइनस हो गया आपका, तो ये हो गया हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। अब देखिए तो यहां से हमको क्या मिलेगा, बोलिए,
अब हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल है? तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। क्या होगा? दोनों में एच कॉमन है, यहां पर भी एच कॉमन है, यहां पर भी एच कॉमन है, तो एच को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? न्यू माइनस न्यू नॉट। ये है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। ये आपका मिला इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखिए एक चीज और आपको मैंने बताया भी था कि न्यू बराबर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू, व्हाट इज द अदर फॉर्म ऑफ न्यू। न्यू बराबर आपको मैंने क्या बताया था? सी बाई लेमडा बताया था ना। न्यू बराबर आपको बताया था सी बाई लेमडा। ये तो आपको मैंने रिलेशन बताया था, एक रिलेशन आपको बताया गया होगा, ये एक रिलेशन मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि न्यू बराबर सी बराबर लेमडा, सबको पता है। तो जब न्यू बराबर सी बाई लेमडा है तो न्यू नॉट बराबर क्या होगा? न्यू नॉट बराबर सी बाई लेमडा नॉट। लेमडा नॉट में किसी भी लाइट का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगा। यानी किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक वेवलेंथ की वह मिनिमम अमाउंट या वेवलेंथ की वह मिनिमम मात्रा जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है उसे हम लोग लेमडा नॉट यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। ये देखिए, अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू रिलेशन इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2 और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3, इसको मान लिया 4। ठीक, तो देखिए अब यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम 2, 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4, दूसरे तीसरे और चौथे इक्वेशन फ्रॉम, उसको मिटा दूं, इसको मिटा देता हूं। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4 क्या हो जाएगा? के ई इज इक्वल टू एच, तो पहले से कॉमन है, न्यू के जगह पे क्या लिखेंगे? सी बाई लेमडा और माइनस न्यू नॉट के जगह पे सी बाई लेमडा नॉट। जहां पर लेमडा नॉट क्या है? ये व्हाट इज लेमडा नॉट हियर? इस लेमडा नॉट को कहते हैं बच्चों थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का क्या मतलब होता है? ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसको मैं इधर करूं थोड़ा सा। देखिए ये आपका लेमडा नॉट जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसी भी इंसिडेंट लाइट का वह मिनिमम वेवलेंथ, कम से कम वह वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए आवश्यक होता है, उसे हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। तो देखिए अब यहां पर भी C है और यहां पर भी C है, तो दोनों में से C कॉमन ले लेंगे तो K इक्वल टू हो जाएगा HC 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट। एक इक्वेशन आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये भी होता है। यही दोनों इक्वेशन आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हैं। कौन कौन से इक्वेशन? तो इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 5, ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया बच्चों 5वां। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 5 क्या कहलाते हैं? इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीईई। तो देखें Ke इक्वल टू Hc 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो अगर फ्रीक्वेंसी दिया गया है तो इस पर निकालेंगे और वेवलेंथ दिया गया है तो इस पर निकालेंगे। ये समझ में आया
तो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेरे प्यारे बच्चों? तो एक लेनार्ड साहब ने क्या बताया, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। तो हमारे लेनार्ड साहब ने कहा कि जब एक मिनिमम अमाउंट की फ्रीक्वेंसी की लाइट जब किसी मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट कराते हैं, यानी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को किसी मेटल के सरफेस पे बच्चों डालते हैं, मेटल के सरफेस पे डालते हैं, तो उस लाइट के पड़ने के कारण मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। इजेक्ट मतलब निकलते हैं। तो जब लाइट किसी मेटल के सरफेस पे पड़ती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है और उस प्रोसेस को ही हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, जिसका डिटेल मतलब ये बताया गया कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उस लाइट की एनर्जी कितना बताया गया था आपको, h न्यू। यानी अगर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है किसी मेटल के सरफेस पर तो इस लाइट की एनर्जी होगी h न्यू। तो हमारे लेनार्ड साहब ने क्या कहा कि ये जो एनर्जी है ये दो भाग में बट जाती है, एक तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च होती है और दूसरी इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराने में खर्च होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन के निकलने की संख्या किस पर डिपेंड करेगी, तो जो लाइट हमने डाला उस लाइट की इंटेंसिटी पर, तीव्रता पर, उसकी ज्यादा तेज प्रकाश होगी तो निकलने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी। और ये काइनेटिक एनर्जी कब ज्यादा होगा बच्चों, तो जब हमने जिस लाइट को यूज किया है उस लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो उस निकलने वाली इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। और इस आधार पर हमारे आइंस्टीन साहब ने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी फोटान की है वो फोटान की एनर्जी दो भाग में बट रही है, यानी एनर्जी जो दिया है और जो एनर्जी खर्च हुई है वो दोनों एनर्जी इक्वल होगी, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट एनर्जी कैन बी कंजर्व्ड। एनर्जी कंजर्व होती है। तो जब एनर्जी कंजर्व है तो सारी वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी दोनों को जोड़ेंगे तो फोटान की एनर्जी के बराबर आनी चाहिए। तो फोटान की एनर्जी E है, यानी E बराबर h न्यू, E बराबर h न्यू। और वर्क फंक्शन क्या होता है, तो और ये जो एनर्जी हमने फोटान के लिए कितने भागों में बटी है, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी। तो ये वर्क फंक्शन क्या होता है, तो किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वर्क फंक्शन कहलाती है, और जो एनर्जी बचती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और उसको हमने सॉल्व किया तो हमको ये दो इक्वेशन मिले, यही दोनों इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इक्वेशन है फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, चूंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के किस नेचर को प्रमोट करता है, तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण लाइट का पार्टिकल नेचर का प्रमोशन मिलता है। यानी इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण हमको पता चला कि लाइट है जब पार्टिकल नेचर, अगर वेव रहती तो वेव के कारण इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, यानी इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया तो उस लाइट के जो पार्टिकल है, उस लाइट के पार्टिकल के वेलोसिटी के कारण, उस लाइट के पार्टिकल की वेलोसिटी के कारण वो इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हो गए, इजेक्ट हो गए। यानी अगर वेव रहती तो वेव के अंदर इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी नहीं है। यानी यहाँ पर लाइट के पार्टिकल नेचर की पुष्टि होती है, लाइट के पार्टिकल नेचर यानी प्लैंक के क्वांटम थ्योरी की पुष्टि होती है, यानी प्लैंक का क्वांटम थ्योरी सही है। और उस प्लैंक के क्वांटम थ्योरी के आधार पर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेरीफाई किया कि किसी भी लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर भी होते हैं। वेव नेचर तो पहले से ही फिक्स निश्चित था, लेकिन इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और प्लैंक की क्वांटम थ्योरी ने लाइट को पार्टिकल नेचर के होने का भी तगमा दे दिया। लाइट के पास डुअल नेचर मिल गया, जिसको आगे चलकर हमारे डी ब्रॉगली साहब ने एक्सप्लेन किया, जिसको हम अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां तक आपको कोई डाउट? चलिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर क्लासिकल मैकेनिक्स की बात की जाए, अगर यहां पर हम कुछ देर के लिए क्वांटम मैकेनिक्स को भूल जाएं, तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है? क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि अगर किसी मेटल के सरफेस पे रेडिएशन पड़ते, लाइट को डालते, तो लाइट को डालने के कारण इलेक्ट्रॉन, जब तक लाइट रहती तो लगातार इलेक्ट्रॉन निकलते जाते,
कब तक निकलते, जब तक कि सारे इलेक्ट्रॉन निकल करके उससे बाहर न हो जाते, क्योंकि ये क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब कंटिन्यूअसली, लगातार एनर्जी इमिट भी होती है और लगातार एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक फिक्स अमाउंट में एनर्जी को लेकर के इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन के निकलने की जो टेंडेंसी है कंटिन्यूअसली नहीं है, डिसकंटिन्यूअसली है, यानी जैसे जैसे फोटॉन आते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो यहां पर आपके क्लासिकल मैकेनिक्स का भी खंडन हो जाता है। इस तरीके से आपका ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियर हुआ, पूरा हुआ, और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये लेक्चर बिल्कुल समझ में आया होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब कि फोटो यानी लाइट के कारण इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो इस तरह से आज के लेक्चर के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे डी ब्रॉगली के डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी डी ब्रॉगली इक्वेशन के साथ और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए केमिस्ट्री विद सूरज सर। 2 मिनट में मैं हटता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए तब तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।